So good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. I'm going to continue lecture. Let me start. So yesterday we completed total how many chapters? Questions. That total 4 questions. So now continue with 5, 6, 7, and after that I will start with new lesson. See here question number 5. So please, those who are capable to give me the answer, they unmute themselves or write on chat also. If a diploid chromosome number in a flowering plant is 12, देखो यहाँ पे क्या दिया है, if a diploid chromosome number in a flowering plant is 12, then which one of the following will have 6 chromosomes? So who have 6 chromosomes? Option is given. One is endosperm, second is cotyledon, third is leaf cell, and fourth one synergid. What do you think? आपको क्या लगता है? Give me the answer. आपने लेसन सुना है कि नहीं? तो आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए. Just try either right, wrong, anyone from 4, जो भी आपके माइंड में आया. Abhinav given answer, that is synergid. Any other student? Repetitive answer is also yes, cotyledon. Who have given the answer? Name please. Ma'am, Riddhi. Okay, ठीक है. Another choice. From Poonam, from Diksha, synergids. Synergids, ma'am. Okay, another one. Anybody? Means 2 answer. One is synergid and other one is cotyledon. From Gayatri, synergids. Okay. So 3 to 4 students have given the answer, that is synergid. But one girl who has given the answer, that is cotyledon. So from Kimia also, the answer that is synergid. So all of you have given me the answer that is synergid. But one girl who have given the answer of cotyledon, in her mind there may be a question, why my answer is wrong. So we should have to means consider about all other options also. अब उसको क्वेश्चन क्यों आया, उसने cotyledon आंसर क्यों दिया, क्योंकि उसका थोड़ा पीछे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है. अगर हम सब लोगों को, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है और आपको लेक्चर से अंडरस्टैंडिंग आती है, तो आपको जैसे आ रही है वैसे लोगों को हेल्प करो. तो दूसरों को भी बोलो कि लेक्चर अटेंड करो, क्योंकि ये लेसन्स मैं फिर से रिवाइज नहीं करने वाली और इस लेसन का इतने डीपली क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं लेने वाली. कल ही हमें साक्षी ने मैसेज किया था कि मैडम जो लेस मार्क्स के चैप्टर्स है या तो लेस कंटेंट के चैप्टर्स है, उसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, एमसीक्यू पैटर्न में या 1 सेंटेंस के या 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए. तो आई एम अ टीचर फॉर ऑल ऑफ यू. एमके जूनियर स्टूडेंट्स के लिए मैं सबके लिए हूँ और बेसिकली फॉर 12th साइंस ए, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे एक्चुअली अभी क्या हुआ, बाय गवर्नमेंट रूल प्लांट वाटर रिलेशन जो है ना, उसमें ओनली 2 या 3 ही टॉपिक है, 3 है, 6.1, 6.2 एंड 6.3. अब भी मैंने वो नोट्स भेजे, अगर आप वो लिखेंगे तो आपका 1.5 पेज में ही होगा. मैंने तो 3 पेजेस में किया है, लेकिन आपका 1.5 पेजेस में ही होगा. और वो इतना सिंपल टॉपिक है, अगर आप एक बार रीड भी कर लेंगे तो उसके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. मतलब एमसीक्यू का, 1 सेंटेंस का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का. बोर्ड में उसमें किसी भी तरह से मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक डिडक्ट किया है. मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम में वो टॉपिक एज इट इज आएगा. तो चैप्टर 4 मार्क का है सपोज, और उस 4 मार्क के लिए उसमें से क्वेश्चंस अगर डाले गए तो आउट ऑफ मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे, क्योंकि वो 2 ही यूनिट आप पढ़ेंगे. तो सॉरी, एक्चुअली कैसा है मालूम है क्या, हम सब अपने मतलब बेनिफिट के लिए ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं. तो एज अ स्टूडेंट लेवल आपका बेनिफिट अब भी इस सिचुएशन में तो यही है कि आपको लेक्चर अटेंड करके मार्क्स कैसे अच्छे मिले, वो मेन बेसिक कंसेप्ट रहता है आपका. और फिर मार्क्स के लिए आप लेसन धीरे 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 पढ़ते जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके बायोलॉजी के कंसेप्ट अच्छे होते हैं, क्लियर होते हैं, और फिर आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है और उसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो, भले कुछ बेनिफिट से क्यों ना हो. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और डाइवर्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज
बहुत ही पसंद है, डिलीशियस। ऐसे वो शॉप में जाएंगे ना तो आप वो डिलीशियस चीज को ढूंढेंगे, आया समझ में? सपोज रसगुल्ला आपको पसंद है तो आप उस चीज को वहां ढूंढेंगे। तो आपका इंटरनल बेनिफिट क्या है? मार्क्स ही आपका बेनिफिट है। तो मार्क्स के बेसिस पे आप उस चीज पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे वैरायटी ऑफ आइटम्स देखने के बाद आपको लगेगा अरे आज तो मैंने रसगुल्ला टेस्ट किया, ये न्यू आइटम दिख रहा है, उसे भी जरा टेस्ट करो, ये से भी जरा टेस्ट करो। फिर आप कभी कभी वो शॉपकीपर वाले से बात करेंगे आप कैसे बनाते हैं, तो आप फिर बाद में शॉपकीपर वाले के पास नहीं जाएंगे, खुद से घर पे बनाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द रोल ऑफ टीचर। टीचर एक बार वो शॉपकीपर का रोल करेगी, वो उसको डिस्प्ले करेगी और आप टीचर को पूछोगे कि ये कैसा कैसे करने का बताइए मैडम हमें, तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही सेल्फ स्टडी करेंगे। तो देखो मैं भी बताती हूँ, इसका आंसर सिनर्जिड राइट है, लेकिन कैसा राइट है? सी इफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज, तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या? जैसे ही मैंने प्लांट ये वर्ड बोला तो मेरे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? तो मेरे दिमाग में रूट भी आना चाहिए, स्टेम भी आना चाहिए, लीफ भी आना चाहिए और फिर फ्लावर भी आना चाहिए। फिर फ्लावर बोला, रूट बोला, लीफ बोला, तो लीफ की मार्जिन, वेनेशन सब कुछ आता है एट ए टाइम अगर हमारा डीप स्टडी होगा तो। जैसे फ्लावर बोला तो उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम आएगा। तो मैंने फुल चार्ट में कल आपको बोला था कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर आर प्रेजेंट ईच एंड एवरी पार्ट एक्सेप्ट कहाँ पे? फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट में ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। तो इसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ रहेंगे? जहां फीमेल गैमेटोफाइट मतलब कहाँ रहेगा? एम्ब्रियो सैक में। और वो मेल गैमेटोफाइट जहां पे 2 मेल गैमेट थे, उसे छोड़ के अब कहा कहा दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 क्रोमोसोम? 6 मतलब क्या कहा है उन्होंने? हाफ। तो लीफ, अभी मैंने फ्लावर बोला तो प्लांट याद आया, तो लीफ बोला तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2n रहेगा, 2n मतलब 16 रहेगा। एंडोस्पर्म बोला तो 3n बोला था मैडम ने, तो 3n बोला इसका मतलब 12 डिवाइड बाय क्या करेंगे आप लोग? सपोज 3 है, आया समझ में? या तो ये 2n है ना, 2n मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 into 3 मतलब एंडोस्पर्म में 18 क्रोमोसोम्स आएंगे। इसको उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, इफ अ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज 12 देन व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म? अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो, एक्चुअली ऐसा पूछना है मुझे लेकिन ऑनलाइन पूछ नहीं सकती ना, आपके फेसेस से ये वो क्वेश्चन मार्क दिखना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर? इन whom 18 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म। अब कॉटिलेडॉन किसका पार्ट है? सीड का। तो सीड ऑलरेडी व्हाट कंडीशन में है? 2n कंडीशन में है, तो सीड में भी कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? कॉटिलेडॉन्स में 12। तो अभी बच क्या गया बताओ? सिनर्जिड। सिनर्जिड ये किसका पार्ट है? एग apparatus का, और ये फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है। सो दोज हु हैव गिवन द आंसर टू मी ऑन लाइव चैट और बाय म्यूटिंग देयर सेल्फ, तो ये राइट आंसर है सिनर्जिड। कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव गिवन द आंसर। जो रॉन्ग दिए उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि वो सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करो सब लोग मुझे आंसर दे। इन एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म हो रहा है? बाय और ड्यू टू, क्या दिया है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ मेगास्पोर, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट, सिनर्जिड्स एंड मेल गैमेट। प्लीज गिव मी द आंसर। Free nuclear divisions of megaspore. Who have given the answer? Ma'am Riddhi. Okay, free nuclear division of megaspore. हाँ, free अजून एक from असं पण होऊ साक्षी. शकतं. ओके नेक्स्ट. C1 हाँ एक मिनट, C1 अभी आपने पण होऊ बात किया है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट्स. हाँ हाँ, फ्रॉम गैमेट, फ्रॉम पोलर न्यूक्लियर एंड फ्रॉम मेल गैमेट, फ्रॉम अनस. हाँ ओके, अदर so right answer है that is polar nuclei and the male gamete. Why? Free nuclear division of megaspore क्या प्रोड्यूस करेगा? that is produce the embryo sac. लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस. यहाँ पे कौन है? सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ किसके साथ? मेल गैमेट. तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ से बना? 2 पोलर न्यूक्लियाई से, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पोलर न्यूक्लियाई एंड दी मेल गैमेट. वेरी गुड आंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट. ऑड वर्ड इसमें से फाइंड आउट करो. क्या दिया है? न्यूसेलस,
एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल एंड पोलन ग्रेन. वेरी इजी, कॉमन सेंस यूज करके पूछा है, ये सबको आना चाहिए. हाँ, वेरी गुड पूनम. यस साक्षी, पोलन ग्रेन, वेरी नाइस आंसर. और पोलन ग्रेन गायत्री, वेरी गुड. हाँ यस, पोलन ग्रेन. हाँ नस, हाँ दिस इज वेरी. क्यों पोलन ग्रेन? बिकॉज ऑल अदर पार्ट्स आर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट और ओव्यूल. आया समझ में? तो ये उसके पार्ट है. पोलन ग्रेन इज पार्ट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. हाँ वेरी गुड, शाबाश. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको आता है क्या? और फिर 5 मिनट्स के बाद मैं न्यू टॉपिक पे स्टार्ट करती हूँ. हाँ, नेम द पार्ट ऑफ gynoecium that determines the compatible nature of pollen grain. Who determines the compatible nature of? Very good, शाबाश साक्षी. और कोई है? टाइम भी नहीं लगा आपको आंसर देने के लिए. और सब लोग? हाँ यस, वेरी गुड. हाँ, स्टिग्मा, शाबाश किमिया. और यस अनस, यश, वेरी गुड. यस, आई एम रियली. हाँ, क्योंकि पोलन ग्रेन रिसीव करने वाला कार्पेल में एक ही पार्ट है. वो कौन सा है बताओ? स्टिग्मा. एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पैटिबल नेचर. कॉम्पैटिबल मतलब क्या? दो डिफरेंट स्पीसीज का फ्यूजन कभी नहीं होगा, सेम स्पीसीज का फ्यूजन ही होगा. तो आइडेंटिफाई करने वाला कौन सा पार्ट मिलेगा? स्टिग्मा. वेरी नाइस. हाँ, हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक? ये हमने लास्ट बीच के लेक्चर में भी लिया था. हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक? 6. ओके साक्षी, 6 कौन से माइंड में काउंट करो? टिल दैट कौन से आंसर आते हैं देखते हैं. यस, हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक? एनी अदर आंसर? तो 6 means all of you have to give me the answer of that 6 number also. No? अरे at least did. हाँ, yeah, Anas, 7 number. Okay. Other students? So what that 7 or 6 हम रिपीट करेंगे. अपर 3 आर एंटीपोडल. ये 3 हो गए. हाँ साक्षी, 2 सिनर्जिड्स. वेरी गुड. 3 एंटीपोडल हो गए, 2 सिनर्जिड हो गए. 3 + 2 हो गए 5. हाँ, +1 कौन सा आया? एग सेल. वेरी गुड. 6 हो गए. और बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो. तो टोटल कितने हुए? 7. सबको क्लियर समझ में आया? हाँ, जिसने 6 लिखा था उनको भी क्लियर हुआ? हाँ, 7 सेल एंड हाउ मेनी न्यूक्लिएटेड? 8 न्यूक्लिएटेड. अनस, आई थिंक हमने इसके पहले आप ही को डाउट क्लियर किया था. हाँ, ओके. नाउ नेक्स्ट वन. इवन दो each pollen grain has 2 male gametes. आया समझ में? Even though each pollen grain has 2 male gametes, why at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovules in a particular carpel? Why? अगर pollen grain को 2 male gametes है, okay, each pollen grain को, तो वहां पे total 40 male gametes है. Why 40 male gametes are used to fertilize the 20 ovules indirectly? और why at least 20 pollen grain ही चाहिए to fertilize 20 ovules? Give me the answer. Yes? All of you thinking. I guess all of you thinking. डायग्राम आंखों के सामने आया आपके? पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट से. द क्वेश्चन रिपीट करो. ओके ठीक है. आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, अगली बार सब टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे. इवन दो ईच पोलन ग्रेन हैज, सामने क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देखो. इवन दो ईच पोलन ग्रेन हैज, क्या दिया है? 2 मेल गैमेट्स. कितने मेल गैमेट्स है? 2. Why at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovules in a particular carpel? Yes, someone has given the answer. But go gaya. हाँ. How many? 20. Because the reason behind that is double fertilization. See, 2 male gametes are used, but only 1 male gamete is used to fuse with 1 egg. Here, how many egg are present? 20 eggs are present.
So that 20 eggs required how many male gametes? 20 male gametes. So compulsory 20 male gametes are produced from 20 pollen grain only. So to fulfill the demand of double fertilization, each pollen grain have those 2 male gametes that require how many pollen grain? 20. The reason behind that is actual double fertilization. चलो अभी ये सबको आना चाहिए. या अनम्यूट करके बोलने की कोशिश करो. Yes, double fertilization. Good. Define megasporogenesis. कोशिश करो. Development of megaspores from the megasporocyte. हाँ, And that megaspore cell undergoes meiosis. डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोरोफाइट से नहीं आएगा. मेगास्पोरोफाइट इट इज ऑलरेडी Megasporocyte. नो स्पोरोसाइट इज मेगास्पोरोसाइट. ओके ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम दी, हाँ इट्स ओके. मेगास्पोरोसाइट भी चलेगा. फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल भी चलेगा. फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल व्हाट इज डेवलप? दैट इज दी मेगास्पोर. हाँ, हु हैव गिवन आंसर? हाँ, गायत्री. आपको सबको क्लियर हुआ अभी? आपने जो भी आंसर, मुझे थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है वहां पे. तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मीनिंग क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम व्हाट? मेगास्पोर मदर सेल. दैट इज कॉल्ड एज ए मेगास्पोरोजेनेसिस. अब देख लो वहां पे, या तो सिंपल लाइन देखते हैं हम लोग वहां पे. डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम होम? फ्रॉम दी मेगास्पोर. यहाँ पे आपको दिखाती हूँ. Megasporogenesis. It is the process of formation of haploid megaspore from the diploid megaspore mother cell. That process is called as a megasporogenesis. तो राइट टू प्रूफ वहां पे जाएंगे तो क्लियर होगा. ऐसे तो टेक्स्ट बुक थोड़ा रीड करो, आपको आंसर इजीली मिलेंगे. नेक्स्ट, हाइड्रोफिली. जरा फास्टली, व्हाट इज हाइड्रोफिली? Pollen is distributed by the flow of water. The pollinating agent is water. Very good, Sakshi. Water. Pollination by water is called as a hydrophily. Name the layer which supplies the nourishment to the developing pollen grain. Which layer supplies the nourishment to the pollen grain? हाँ, yes, Diksha. Second question देखो अभी. Name the layer which supplies nourishment to the developing pollen grain. कौन सा layer pollen grain को nourishment देगा? Yes, very good, Poonam. Tapetum is the nurturing tissue that provide nourishment. Tapetum कहाँ पे है? That is inside the anther sac. Okay. Define parthenocarpy. Very good. What is parthenocarpy? Parthenocarpy. Process of formation of seed without fertilization. That is called as a parthenocarpy. इसलिए उस फ्रूट को हमने क्या बोला था? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल हमने किस में लिया था? ग्रेप्स में. ओके. Are pollination and fertilization necessary in apomixis? Apo means free and mixis means gamete. So without the fusion of gamete, fertilization takes place. If the fruit is produced, then no pollination, no fertilization. So are pollination and fertilization is necessary for apomixis? No pollination, no fertilization. Name the part of pistil which develop into fruit and seed. Fastly. Name the part of the pistil. Pistil means which part? Carpel. Name the part of carpel which produces into fruit and seed. Carpel is divided into, yes, ovary. ओवरी पर सीड का आंसर भी चाहिए ना, हमें दोनों चाहिए. पूनम बराबर है आपका? ओवरी के साथ हमें सीड भी चाहिए ना. तो सीड इज डेवलप फ्रॉम ओव्यूल. वेरी नाइस. तो दोनों का मिलके आंसर क्या आएगा? इट इज, हाँ दीक्षा बराबर है. तो इट इज डेवलप फ्रॉम कहाँ से आएगा? ओवरी एंड ओव्यूल. ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड. वेरी गुड. अब लास्ट वन. हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस? याद करो, ये फिलीफॉर्म एपरेटस हमने कहाँ पे लिया था? सिनर्जिड्स में लिया था. उसका शेप assists, ma'am, filiform system assists in entering a pollen tube into an ovule synergid through the micropyle. हाँ, through the चलेगा. Entry of ovule, entry of pollen tube through the micropyle inside the embryo sac through the apparatus that is called as a filiform apparatus. Very good. Okay.
तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, आप इसको, ये क्लियर हो गए ना आपको, तो ये आप लिख ही पाएंगे। लॉन्ग आंसर है, ये सबको लिखना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी इजी, टेक्स्ट बुक वाइज फॉलो करो। और लेबल द पार्ट्स ऑफ द सीड दिया है, टेक्स्ट बुक में है डायग्राम, उसे देखो। नहीं आया तो मुझे पूछना। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द फॉलोइंग, मतलब स्ट्रक्चर बिफोर सीड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर आफ्टर सीड फॉर्मेशन। तो फ्यूनिकुलर सीड फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, स्कार ऑफ ओव्यूल क्या हुआ, किससे हुआ, जाइगोट का क्या हुआ, इनर इंटेग्यूमेंट का क्या हुआ, ये आपको मैच करना है और नीचे आपको आंसर देने हैं। तो इजी है ये लेसन, लेकिन इसको मार्क्स भी ज्यादा रहेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये थरो पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने 13, मैंने कल देखा, टोटल 13 लेसन लिए हैं इस चैप्टर पे। फुल 13 लेक्चर जूम लेक्चर हो गए, और बीच में हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी बाकी लोगों के लिए ट्राई करने के लिए 14-15 लेक्चर गए हैं ये जूम में। अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा लेसन स्टार्ट कर रही हूँ? आपको जनरल आइडिया जो है ना इस लेसन के बारे में, किसी को, या तो टर्मिनोलॉजी के बारे में एटलीस्ट वो बताओ। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और क्या लगता है आपको? यस, एनी अदर स्टूडेंट्स? ओके, तो देखो इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 वर्ड एट ए टाइम दिए है ना। अगर आपने कहा कि ट्रांसफर ऑफ जीन होगा, वो ट्रांसमिशन थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है, या तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ जीन हुआ फ्रॉम हुम, फ्रॉम पेरेंट टू किस में हो रहा है बताओ, ऑफस्प्रिंग। तो दैट इज कॉल्ड एज ए इनहेरिटेंस। So which character are transferred in our body from our parent, and which characters are not transferred from our parent? Okay, हाँ नस ने आंसर किया है। सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड एज ए वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हमारे पेरेंट से हमें आ रहा है, लेकिन दो वी गेट द जीन फ्रॉम आवर पेरेंट, क्लियर हो रहा है, देन ऑल्सो वी आर नॉट ब्लूप्रिंट ऑफ आवर पेरेंट, we are not exact copy of our parent. Why we are not exact copy of our parents? Though they showing both means characters, genes are transfer. तो हमारे पास पेरेंट्स के जीन आ रहे हैं, लेकिन तो भी हमारे बॉडी में क्या दिख रहा है बताओ, वेरिएशन दिख रहा है। तो हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है कि जीन ट्रांसफर हो रहा है। अभी देखो ये सब जो बायोलॉजी है ना, ये वर्चुअल है ना। अब कोई टीचर ने आपको जीन तो नहीं दिखाया है, तो वैसे भी ये जीन, ये इनहेरिटेंस स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था जिसका नाम है मेंडल, दैट मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस कंसेप्ट। तो ही स्टडीड द इनहेरिटेंस कंसेप्ट बाय यूजिंग पी प्लांट। उसने छोटे से पी प्लांट को देखा। अब कंसेप्ट को कैसे स्टडी करते हैं, देखो एक सिंपल रूल है, सनलाइट जहां है वहां पे लाइट रहेगा, मतलब वहां पे अंधेरा नहीं रहेगा। तो जहां अंधेरा नहीं है उसका प्रूफ क्या है कि वहां पे क्या अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है, क्लियर हो रहा है। और जहां पे अंधेरा है इसका मतलब वहां पे क्या अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है। इसका सेल्फ रियलाइजेशन से एक एग्जांपल बोलती हूँ। अगर आपको आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आप लेक्चर सुन रहे हो और आप खुद रीड कर रहे हो और राइट आंसर दे रहे हैं, मतलब राइट नॉलेज आपके पास है, वो रिप्रेजेंट हो रहा है राइट आंसर से। समझ में आ रहा है। और अगर कहीं गलत हो रहा है तो इसका मतलब आपके नॉलेज में डार्कनेस है, नॉलेज में कहीं पे इम्प्योरिटी है, नॉलेज क्लियर नहीं है। समझ में आया। तो सेम वैसे ही मेंडल जीन को नहीं देख रहा था, उसे देखना कैसे आएगा, उस टाइम तो माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट नहीं हुए थे, जीन ये टर्मिनोलॉजी भी उसे नहीं मालूम थी। तो वो सन को देख के लाइट है ऐसे समझ के वो देख रहा है कि मेंडल प्लांट में वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस हो रहे। if the variety of seeds are produced तो something is transferring from parent। तो उसको लेके उसने एग्जाम्पल स्टार्ट किया, मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो विदाउट वेस्टिंग माई टू मच टाइम, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डायरेक्ट चैप्टर पे जाती हूँ। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की एक ही डेफिनेशन या तो एक ही कंसेप्ट माइंड में रखो कि व्हाट दैट हेरिटेंस, हेरेडिटी, किसका ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो बोल रहे हैं वहां पे कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे, जा रहे थ्रू किससे, थ्रू द जीन। सो व्हाट हैपन हियर, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम होम टेक्स प्लेस, कैरेक्टर जा रहे हैं यहाँ पे अभी फ्रॉम होम, फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अनदर वन, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ दैट क्रोमोसोम, that parents that offspring is not looking exact copy or mirror copy of that parents,
is called as a variation. So this concept is proposed by various scientists. तो who is responsible behind that? आप तो डायरेक्ट उसके डीप में ही चले गए, डायरेक्ट आपने आंसर मुझे दे दिया, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ा है। लेकिन उस टाइम साइंटिस्ट को कुछ मालूम नहीं था, तो वो ढूंढ रहे थे कि किसके वजह से ये हो रहा होगा। तो बुक में हेडिंग दिया है क्रोमोसोम एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ऐसा उन्होंने ढूंढ के निकाला, क्रोमोसोम है। और वो कैसे दिखाते हैं इनहेरिटेंस, वो उन्होंने पढ़ाया। तो इनहेरिटेंस दिखाने के लिए हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस पहले डेफिनेशन आई। डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकती है, और ये इतनी रिपीटेटिव है, आप 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। तो हेरिडिटी का मीनिंग क्या कहा है उन्होंने, व्हाट इज ट्रांसफर हियर, दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन of what information, genetic information from generation to generation. generation to generation मतलब एक parents to offspring, हम इतने नैरो माइंडेड होते हैं ना, उसी जगह पे रुकते हैं। ग्रैंड पेरेंट की ग्रैंड पेरेंट्स तक जाओ, मतलब 5-6 जनरेशन पहले जाओ, तो हम वो जो कैरेक्टर दिखाते हैं उसे कहते हैं हेरिडिटरी। हम लोग कहाँ देखते हैं, हाँ मेरे पापा ऐसे है तो मैं ऐसे हूँ, मेरी मम्मी ऐसे है तो मैं ऐसे हूँ। नहीं, आपके दादाजी कैसे, आपकी नानी कैसी है, उसके पहले के जनरेशन में से कैरेक्टर अपने पास आ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ए हेरिडिटी, और दैट इज कॉल्ड एज ए इनहेरिटेंस। And that mechanism of inheritance was successfully investigated before chromosome had been observed or genes were known. देखो सबको समझ में आ रहा था कि यूनिवर्स में कंटिन्यूटी है, कुछ हेरिडिटी हो रहा है, कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है। तो तभी किसी को क्रोमोसोम भी नहीं मालूम था और जीन भी नहीं मालूम था। तो किसने ये किया, ग्रेगर मेंडल, द सन ऑफ द पीसेंट फार्मर। पी कल्टिवेटेड फार्मर था, वो चर्च के पीछे उसके पापा गार्डनिंग करते थे। उनका ये छोटा लड़का was born in the Moravia in 1822. Gregor Mendel first gave the accurate explanation for mechanism of inheritance. तो एक छोटे लड़के ने वो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म ढूंढ के दिखाया by using hybridization technique. कौन सा टेक्निक यूज करके, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये टेक्निक से वो मेंडल ने डिस्कवर किया कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सो इनहेरिटेंस ऑफ द 7 ट्रेट इन गार्डन पी प्लांट। तो उसमें ये बहुत मीनिंगफुल है, ये आपको समझ में आया तो लेसन जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो इनहेरिटेंस ऑफ 7 ट्रेट कहाँ है, ट्रेट का मतलब क्या, 7 कैरेक्टर्स। सपोज हम अपने कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं पहले। किसी का स्किन डार्क कलर में रहता है और किसी का फेयर कलर में रहता है, तो स्किन का कलर का कैरेक्टर हो गया डार्क एंड फेयर। किसी की आंखें, आईज ब्लैक कलर में रहेगी, किसी की एकदम सपोज ग्रीन कलर में है, तो ये आईज का कलर का कैरेक्टर हो गया। वैसे मेंडल ने जो पी प्लांट स्टडी किया था, ही वाज वेरी लकी because he studied the 7 pair of contrasting character and only that 7 pair of contrasting character are present in pea plant. वो पी प्लांट में उतने ही 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से यहाँ पे चार्ट में दिए हैं कि देखो, सीड का शेप, ये फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड सीड का कलर, थर्ड वन पॉड का शेप, पॉड का कौन सा शेप आया, फोर्थ वन पॉड का क्या आया है, कलर, देन फ्लावर का कलर, एंड देन फ्लावर का लोकेशन, एंड देन प्लांट का हाइट। सो व्हाट आर दैट, ये ऊपर जो दिए हैं दैट आर कॉल्ड एज ए 7 ट्रेट और 7 कैरेक्टर which are studied by the Mendel and which are found in the pea plant. वो कौन से प्लांट में मिल रहे हैं, पी प्लांट में, पाइसम सटाइवम। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन, तो वैसे ही पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या आया है यहाँ पे, पाइसम सटाइवम। सो दिस पी प्लांट हु शो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उस 7 पेयर में वन इज डोमिनेंट एंड अदर वन इज रिसेसिव। एक कौन सा कैरेक्टर रहता है, डोमिनेंट, और एक कैसा रहता है, रिसेसिव। मैं आपको बोलूं क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव मतलब क्या, फेवरेबल कंडीशन में जो अपीयर होता है उसे डोमिनेंट कहेंगे, और अनफेवरेबल कंडीशन में अपीयर नहीं होता उसे रिसेसिव कहेंगे। इसका गुड एग्जांपल मैं कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आया तो आप अपने घर में ही देखो, जब आपके पापा रहेंगे ना, जिसके घर में पापा से ज्यादा प्यार मिलता है उनके लिए बात कर रही हूँ। तो अगर पापा आपके घर पे आए और आपको उनसे बहुत प्यार है, अटैचमेंट है, तो पापा आने के बाद आपका नेचर चेंज हो जाता है। हाँ, और अगर किसी के पापा घर पे स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है,
तो आपको मालूम है कि पापा आएंगे तो डांटेंगे, तो आपका ओरिजिनल नेचर क्या है, थोड़ा एंजॉयमेंट करने का। लेकिन जैसे ही पापा आए तो आप चुपचाप बुक लेके बैठेंगे। तो जैसे ही सिचुएशन आया आपने बिहेवियर चेंज किया। वैसे प्लांट के पास भी है, प्लांट के पास भी दो कैरेक्टर्स है। जो कैरेक्टर जनरेशन में अपीयर होता है वो उसके कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो दैट रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज ए डोमिनेंट। उस कैरेक्टर को क्या नाम दिया है, डोमिनेंट। लेकिन जो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस, इन प्रेजेंस ऑफ क्या कहेंगे, डोमिनेंस। लेकिन ये इसको ना एक्चुअली बताओ नेचर में फॉलो करना चाहिए। मैं आपके पूरे क्लास को नहीं जानती, लेकिन साक्षी और शांभवी ना, इन दोनों में मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब जितना अभी थोड़ा ही कांटेक्ट में आई हूँ ना, तो थोड़ा मुझे समझ में आता है कि ज्यादा करके साक्षी बात करती है, शांभवी चुप रहती है। अभी मुझे मालूम नहीं, आप सबको क्लास में मालूम होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं ना, तो दोनों आगे चले जाते हैं। तो एक डोमिनेंट रहेगा, एक कैसा रहेगा बताओ, रिसेसिव। तो कभी भी अगर एक अच्छा आंसर कर रहा है ना, तो एक ने पैसिव रहना चाहिए, तो आपको वो समझ में जल्दी आएगा। जो पैसिव रहेगा ना वो जल्दी ग्रिप करेगा, आगे समझ में आएगा। डोमिनेंट को ज्यादा बैरियर आएंगे बिकॉज दे शोइंग व्हाट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी रिप्रेजेंट होते हैं कौन से कैरेक्टर, अपीयरिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ए डोमिनेंट एंड डिसअपीयरिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ए रिसेसिव। टोटल कॉन्ट्रास्ट। तो सीड का शेप अगर हमने ध्यान में लिया तो सीड शेप वन इज राउंडेड, एक कैसी है राउंडेड और एक कैसी है व्रिंकल। तो अगर हम 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमें कौन से सीड का मतलब Hello, ma'am. प्लांट खाने में मतलब जो जो भी सब्जी है, हाँ यस Last 5 वैरायटी minutes to मिलेगी, go. यस ओके वैरायटी मिलेगी। तो दैट इज राउंड और कौन सा रहेगा, व्रिंकल। सो द शेप ऑफ द सीड विच इज दिखने में एक्सटर्नली अपीयर डोमिनेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ राउंड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट ले लेती हूँ 1 मिनट में। सीड कलर दैट इज येलो, पॉड शेप दैट इज इनफ्लैटेड, पॉड कलर दैट इज ग्रीन, फ्लावर कलर दैट इज पर्पल। फ्लावर का पोजीशन टिप पे रहेगा, देखो यहाँ पे एकदम टिप पे नहीं है, मतलब टिप के साइड में। एक्सिलरी मतलब वो एक्साइल की कंडीशन में रहेगा। लेकिन सपोज एक्सिलरी को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हाँ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये सपोज है स्टेम, तो यहाँ की इस तरफ से आएगा ना, तो यहाँ पे फ्लावर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी। लेकिन एकदम आगे टिप की तरफ गया तो टर्मिनल कहेंगे, टॉप पे गया तो लैटरल साइड में आया तो दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सिलरी। एंड प्लांट्स हाइट दैट इज कॉल्ड एज ए टॉल। तो ये हुए डोमिनेंट, ये प्लांट अपने कैरेक्टर दिखाता है, दैट आर कॉल्ड एज ए डोमिनेंट। एंड उसके अपोजिट रिसेसिव है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी टाइम भी अपने पास कम है ना, तो आप सब लोग ये चार्ट पे ध्यान देंगे, ये चार्ट रीड करके रखेंगे, ओके। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें मैंने क्या बताया आपको, हेरिडिटी का डेफिनेशन हुआ with something which is not known to Mendel, that known is called as a gene. And why Mendel was successful in his experiment, because he selected the plant which having only 7 pair of contrasting character, that is his luck carries with him. तो आपको भी अपना लक लेके घूमना है, ढूंढ के निकलना है और अपने लक के साथ आगे आगे जाना है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक स्टॉप करती हूँ, क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। हाँ तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक भी रख ही रही हूँ आपको देखने के लिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, व्हाट डू यू थिंक, डोमिनेंट का मीनिंग क्या आएगा? यस नो वन, अरे लिखो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मैंने पढ़ाया ऐसा लगेगा। डोमिनेंट मीन्स दैट appear, that show, that express character. express मतलब वो suppress नहीं होता, that try to express their character, okay। हाँ फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट बोलेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। वो अपना कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करेगा, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। सो दैट कैरेक्टर इज डोमिनेंट विच इज फाउंड इन F1 जनरेशन। हाँ ये चलेगा, मोर इफेक्टिव बोलेंगे कंपेयर टू अदर, कंपेयर टू दूसरा। और रिसेसिव का मतलब क्या होगा, वो सप्रेस रहेगा। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव इन विच जनरेशन, F1 जनरेशन। अब ये और एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई थी, ट्रेट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रेट? ट्रेट मतलब क्या समझा आपने?
अपने लैंग्वेज में, इन योर लैंग्वेज, एक क्योंकि बायोलॉजी एक कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स के हाँ। पास से पास हुआ होगा। वन कैरेक्टर विच इज ट्रांसफर फ्रॉम अवर पेरेंट। तो कैरेक्टर तो बहुत सारे रहेंगे ना, 20, 30, 40 रहेंगे। तो कैरेक्टर को एक कैटेगरी में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल Inherited हेयर कलर, character. हाँ नहीं, ऑल कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड। ओके, कौन आंसर कर रहा है ये? हु इज गिविंग आंसर? जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। देखो, ऑल कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस, यहाँ पे सब कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे, लेकिन उस कैरेक्टर को एक कैटेगरी में डालना पड़ेगा हमको क्या करना पड़ेगा? एक कैटेगरी में। कोशिश बराबर कर रहे हो, कैटेगराइज दे। तो कैटेगरी को ग्रुप को क्या कहेंगे? ट्रेट। फॉर एग्जांपल हेयर कलर एक कैटेगरी हो गई ना, तो उस कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। समझ में आया? ग्रुपिज्म ऑफ कैरेक्टर, कैटेगरी ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ए ट्रेट। उसे हम क्या नाम देंगे? ट्रेट। तो कौन सी कैटेगरी यहाँ पे आई? सीड शेप एक कैटेगरी आई कैरेक्टर की। दूसरी कौन सी आई? सीड कलर। तीसरी कौन सी आई? पॉड शेप। और अब मुझे कोशिश करके बताओ, व्हाट इज हेरेडिटी? अब तो टेक्स्ट बुक में दिया है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेरेडिटी? The transfer of genetic materials from our parents. Genetic material from our parent is called as Parents. heredity. What is scientific name of pea plant? Pisum sativum. Pisum sativum. Very good. Those who are giving, writing chat, that they are also giving right answer. Pisum sativum is the scientific name of the pea plant. Why Mendel selected pea plant for his experiment? Because it was affordable and fast growing plant. And that's all. Any other? It was in his garden. It is easily available to him. Other one? It was fast This is the main growing reason. and it All needed less time to I grow. think you have given answer first also. This fast growing means actually the lifespan of that pea plant is very short. Because of that he selected the pea plant. See, if he is going to continue experiment on mango plant, so what will be happen?